So we have to start this new chapter. The name of the chapter is digestion and absorption. So देखो बेटा हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या, ये चैप्टर पूरा का पूरा जिस चीज के आसपास घूम रहा है वो वर्ड है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी क्या है? सी एनर्जी वो चीज है जिसकी मदद से पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट करती है। हम लोग जिंदा हैं तो एनर्जी की वजह से। तो हमें इस चैप्टर में ये समझना है कि एनर्जी आई कहाँ से। देखो आप हिसाब लगाओ, दिमाग लगाओ कि एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट से मिलती है। न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, हमें उनसे एनर्जी मिलती है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर डाइजेशन हमें कैसे मदद करता है? हमें अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के बाद इन न्यूट्रिएंट्स को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, उसको बॉडी में इस्तेमाल किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। तो टेक्निकली इन पूरी की पूरी चीजों को हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर बात करी हुई सबसे पहले एक वर्ड की, जिस वर्ड को हमें समझना बहुत जरूरी है। द वर्ड इज द कंप्लीट प्रोसेस, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द न्यूट्रिएंट्स प्लस उनका यूटिलाइजेशन। यानी अगर आप न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं प्लस उनको यूटिलाइज करते हैं तो इस चीज को हम लोग पूरा का पूरा समझाएंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को बेटा अगर आपने ना कुछ बेसिक कैटेगरीज में बांटना है तो सबसे पहले इंजेक्शन, यानी चीज को कंज्यूम करना, खाना। इंजेक्शन के बाद जब आपने उसको खा लिया तो उसको आप डाइजेस्ट करेंगे। क्यों आप किसी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हो, क्यों करना चाहते हो डाइजेस्ट, ये हमारे लिए जरूरी है। एनवायरनमेंट में हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को आपको एसिमिलेट करना है, इन न्यूट्रिएंट्स को आपको इस शरीर के अंदर इस्तेमाल करना है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इन न्यूट्रिएंट्स को इनके सबसे बेसिक फॉर्म्स यानी इनके मोनोमर्स में तोड़ देती है। क्योंकि एनवायरनमेंट में मिलने वाला कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप में एक पॉलीमर है, अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो हम क्या काम करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स जो पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलते हैं, इन लंबे से न्यूट्रिएंट को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। वंस द डाइजेशन इज डन, ये छोटे छोटे चीजें आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी एंड देन एसिमिलेटेड, यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। सी इसीलिए हम देखो डाइजेशन के बाद जो हम स्टेप कर रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, और एब्जॉर्प्शन के बाद हम क्या कर रहे हैं, एसिमिलेशन। जिस तरीके से कोई भी इंजन काम करता है तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी का जब इंजन काम करेगा तो यहां से भी कुछ ऐसा मटेरियल है जो आप न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जिसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे, जो वेस्ट होगा। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को टर्म करते हैं इजेशन। तो इजेशन के प्रोसेस में हम हर उस न्यूट्रिएंट जिसको यूज नहीं कर पाए उसको हम बॉडी से इजेस्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की तो बेटा न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरीज में डाला गया, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो नाम से पता लग रहा है, मैक्रो दैट मींस इनको लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया जाएगा। ये बात हमारे लिए समझना जरूरी है। ऐसी ऐसी चीजें जिनको लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है, जिनको हम बॉडी में प्राइमरीली एनर्जी सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, जिनका मेन काम एनर्जी सप्लाई है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ऐसी चीजों को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट टर्म करते हैं। साथ साथ हमारे पास दूसरे बनते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। सी मैक्रो न्यूट्रिएंट आप कंज्यूम करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट एनर्जी की अवेलेबिलिटी करवाने के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट खा लिया लेकिन इसको खाने के बाद इसको बॉडी इस्तेमाल कर पाए, इस चीज के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट। दैट मींस माइक्रोन्यूट्रिएंट आर द पार्टिकल्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस आर द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर यूटिलाइज्ड टू फाइनली अलाउ द बॉडी टू प्रोसेस and assimilate the complete macronutrients. Micronutrients नाम से पता लग रहा है स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करते हैं and they help in energy production by participating in biological reaction. सी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके पास मिनरल्स एंड विटामिन्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको न्यूट्रिशन करना है तो बेटा प्रोसेस कैसा है। आपने न्यूट्रिएंट्स तो पढ़ लिया, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि इस प्रोसेस में आप न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, ये भी बात हमारे लिए जानना है। तो अगर आप न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन कैसे करते हैं तो प्रिडोमिनेंटली दो तरीके हैं, एक ऑटोट्रॉपिक जब आप खाना खुद ब खुद बनाते हैं, और एक हेटरोट्रॉपिक। हमें बचपन से मालूम है अगर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करें तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में हमेशा अपने पास जो चीज आती है वो होते हैं ऑर्गेनिज्म हर्बीवोर्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास ऑटोट्रॉपिक मोड में आता है प्लांट्स, यानी प्लांट्स की मदद से हम क्या करते हैं, प्लांट सन की मदद से अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं, ऐसे को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉपिक के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन प्लांट इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। हेटरोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग्जिस्टिंग बने हुए खाने को यानी प्लांट्स को कंज्यूम करके एनर्जी यूज करते हैं, उनको कहेंगे हेटरोट्रॉपिक। ये तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होगी, लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग। ऑटोट्रॉपिक के अंदर आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद ब खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो अगर वो फोटो यानी लाइट यानी सनलाइट का इस्तेमाल करके खुद ब खुद खाना बनाएंगे तो उनको कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक, एग्जाम्पल प्लांट्स। फिर अगर हम बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। सी बेटा कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म केमिकल्स को प्रोसेस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया केमिकल्स को प्रोसेस करते हैं, उनको प्रोसेस करने के बाद उनको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझो कि अगर ऑर्गेनिज्म केमिकल को प्रोसेस करके एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, अपना खाना बना पा रहा है, उसको कीमो ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। और अगर वो लाइट को यूटिलाइज करके अपना खाना बना पा रहा है, उसको कहेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सिंपल है, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल मिल सकता है प्लांट्स, और कीमो ऑटोट्रॉपिक का सर्टेन
बैक्टीरिया। हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हेटरोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सी बेटा, हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वो हैं जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करते हैं और अपनी एनर्जी वहां से लेते हैं। हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अवेलेबल करवाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीकों में लेट्स टॉक अबाउट द पैरासिटिक मोड, सैप्रोफिटिक मोड, डेट्रीवोरस एंड होलोजोइक। तो लेट्स स्टडी एंड अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। होलोजोइक मोड हमारे पास इस तरीके का न्यूट्रिशन है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कंज्यूम फूड बाय स्वॉलोइंग। आप खाना चबा रहे हैं, किसी भी तरीके से चबा रहे हैं, चाहे नहीं चबा रहे हैं, लेकिन फाइनली आप खाने को निगल रहे हैं, स्वॉलो कर रहे हैं। ऐसे चीज को, पूरे के पूरे खाने को, होलो, होलो यानी पूरा, होलो वर्ड आता है कंप्लीट, तो पूरे के पूरे खाने को आप कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी बॉडी में निगल रहे हैं, तो ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम टर्म करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक के भी आगे बेटा 3 टाइप्स बनते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे हम टर्म करते हैं हर्बीवोर्स, जो पूरे के पूरे प्लांट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर दूसरा हमारे पास होता है कार्निवोर्स, और तीसरी हम कैटेगरी देते हैं जो हर्बी और कार्निवोर दोनों टाइप का मोड दिखाते हैं, उनको कहते हैं ओमनीवोर्स। इस तरीके से हमने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स तीनों को तो स्टडी कर लिया। फिर हमें समझना है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक से वर्ड हमें समझ आता है कि पैरासाइट, अगर एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक लीच, लीच, या फिर अगर लीच की बात नहीं, लीच से बेटर एग्जांपल हमारा बन जाएगा ह्यूमन बॉडी के ऊपर, जैसे यहाँ पे जो सर पे हमें लगती है जुएं, जुएं को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? लाइस। जो जुएं हमारे पास लगती हैं वो क्या करती है? हमारे बॉडी के ब्लड के ऊपर फीड करती है। तो बेसिकली वो फूड को इस तरीके से बना बनाया फूड हमारी किसी एक होस्ट के खाने के ऊपर, होस्ट के बॉडी के ऊपर अगर कोई चीज कंज्यूम कर रही है, कोई चीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस चीज को हम पैरासाइट टर्म करेंगे। सैप्रोफिटिक क्या होती है? अगर कोई चीज डेड एंड डिकेइंग प्लांट मटेरियल को कंज्यूम कर रही है, इस चीज को हम कहेंगे सैप्रोफिटिक। और उसके साथ डेट्रीवोरस, डेट्रीवोरस भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जमीन पे पड़े हुए लिटर को, लिटर यानी जैसे हम बात करते हैं लिटर, लिटर के अंदर आपके पास क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये बात आपको बहुत समझना जरूरी है। अगर कोई चीज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीड कर रहा है तो इस चीज को हम कहेंगे डेट्रीवोरस। एग्जांपल, डेट्रीवोरस एग्जांपल होता है अर्थफॉर्म। इसके बाद हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं और हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को थोड़ा और डिटेल के अंदर एनालाइज करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बेसिकली बेटा सबसे पहले आते हैं हमारे पास विटामिन्स। विटामिन्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। तो विटामिन्स हमारे लिए सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स गेट इनटू डिटेल्स। विटामिन्स की बेसिकली 2 कैटेगरीज मिलती है। ऐसे विटामिन्स जो फैट के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, फैट के अंदर घुल सकते हैं, और ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर घुल सकते हैं। तो फैट के अंदर डिसॉल्व होने वाले विटामिन होते हैं KEDA। इनको याद करने का सिंपल सा, इनको कीड़ा की तरह याद कर लो, कीड़ा जैसे इंसेक्ट होता है कीड़ा, वैसे याद कर सकते हैं। और वाटर सॉल्युबल जो होते हैं उन आपके पास विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये तो हमें विटामिन्स का बेसिक कैटेगरीज पता लगी। अभी हमें विटामिन्स के बारे में और भी पढ़ना है। ये कहता है, एक आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट याद करना जरूरी है कि ये विटामिन के की बात कर रहे हैं। विटामिन जो के है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड देन एब्जॉर्ब्ड। याद रखिएगा, हमारी बॉडी खुद ब खुद विटामिन अपने आप नहीं बना सकती। हमारी बॉडी में एग्जिस्टिंग जो बैक्टीरिया है वो हमारे खाने को प्रोसेस करते हैं और वहां से विटामिन ए, ये वाले बैक्टीरिया विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ 3 विटामिन, विटामिन सी, विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन, जो बेसिकली एक प्रोविटामिन है, आर टर्म्ड एज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स। बेटा वर्ड हमारे लिए समझना बहुत जरूरी, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शंस की रिस्पॉन्स की वजह से आपकी बॉडी में एक चीज बनती है ROS। ROS को कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। मेरी बात को बहुत ध्यान से दोबारा सुनिए। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन चलते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है कुछ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स। रिएक्टिव ऑक्सीजन का स्पीशीज का एग्जांपल ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। इस तरीके से ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि हमारी बॉडी को खराब कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में मिलने वाले कुछ विटामिन, जैसे आपके पास विटामिन सी, विटामिन ई एंड बीटा कैरोटीन, ये जो आपके पास प्रो विटामिन है, यानी विटामिन ए का एक प्रो फॉर्म है, एक प्रिमिटिव फॉर्म है, एक नॉन एक्टिवेटेड फॉर्म है, वो आपके पास हम कहेंगे ये 3 विटामिन क्या काम करेंगे? ये तीनों विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेंगे, यानी इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को प्रोसेस करेंगे। तो व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन? विच रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर मेटाबोलाइज्ड बाय एंटीऑक्सीडेंट्स।
हमें दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का ये जो चीज़ है ये ROS का एग्जाम्पल। चलो हम कुछ विटामिन की बात करते हैं। बेटा विटामिन ए है, अभी आपने यहाँ पे ज़रा गौर किया, विटामिन ए हमारे पास बेसिकली कैरेट से मिलते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हमें कुछ पढ़ना है। विटामिन ए जो है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें केराटोमलेशिया होता है। केराटोमलेशिया एग्जैक्टली क्या है? एट्रोफी एंड केराटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियम लीडिंग टू ड्राई स्किन एंड हेयर। अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर डेथ होने लग जाए स्किन सेल्स की या हेयर सेल्स की, तो इसके साथ एक्सेस केराटिनाइजेशन होनी शुरू हो जाए, केराटिन की डिपोजिशन जरूरत से ज्यादा होनी शुरू हो जाए स्किन के अंदर, तो इसको केराटोमलेशिया टर्म करते हैं। इसके साथ साथ आपके पास विटामिन ए की अगर विटामिन ए की कमी है तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज होती है, उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात के टाइम आपको देखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। नेक्स्ट हमारे पास बनता है विटामिन डी, इसका सोर्स है हमारे पास सन। विटामिन डी को हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारी बोन्स एंड मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। विटामिन ए की अगर बच्चों के अंदर कमी होती है तो उसकी वजह से होता है रिकेट्स, और अगर एडल्ट्स में कमी होती है तो उसकी वजह से होता है ऑस्टियोमलेशिया। आप यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी वर्ड सुनने को मल, मल मतलब डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन, माल डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो वर्ड बोन्स है, बोन का मतलब कैल्शियम, तो बेसिकली मेलेशिया, कैल्शियम की कमी विद इन द बोन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन ई की। विटामिन हमारे पास नेक्स्ट विटामिन है, इनके कॉमन नाम बेटा इनका याद करना बहुत जरूरी है, टोकोफेरोल को टर्म करेंगे। विटामिन हीमोलाइटिक एनीमिया की बात करते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब क्या है? एनीमिया का मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर आपके पास ब्लड की कमी हो रही है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया इज सच अ टाइप ऑफ एनीमिया जिसके अंदर आपके पास जो आरबीसी होते हैं वो बस्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपके पास रिड्यूस हो जाती है। दिस इज टर्म्ड एज हीमोलाइटिक एनीमिया। आगे मूव करते हैं, हम विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के आपकी क्लॉटिंग के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी हमारे पास बॉडी के अंदर कट लग जाता है, कट लगने पर ब्लड बाहर निकलता है, तो ये निकलता हुआ ब्लड अगर आपको करना है स्टॉप, तो यहाँ पे विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेता है। तो अगर आपके पास विटामिन ए की अगर कमी है तो आपके पास जो क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डिलेड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पढ़ना विटामिन B1, इसको हम कॉमन नेम्स को थायमिन टर्म करते हैं। यहां से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज के बारे में पता लगता है, बेरी-बेरी। बेरी-बेरी क्या है? बेरी-बेरी इज अ डिसीज जिसके अंदर पार्शियल पैरालिसिस होती है स्मूथ मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कॉजिंग द डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस। अगर ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल को देखें तो आपको वहां पे स्मूथ मसल्स मिलती हैं। तो अगर आपके पास थायमीन की कमी की वजह से ह्यूमन बॉडी में बेरी-बेरी हो जाती है तो आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पा रही है, पार्शियल पैरालिसिस है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेरिस्टाल्सिस टेक्निकली नहीं होगा। पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट ऑफ गट यानी एलिमेंट्री कैनाल का जो मूवमेंट है वो आपके पास नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ स्केलेटल मसल यानी जो मसल्स हमारी बोन के साथ एसोसिएटेड है उनमें अपने को इशू क्रिएट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमें विटामिन जो स्टडी करना है दैट इज B2, जिसको हम टर्म करेंगे राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की वजह से हमें डर्मेटाइटिस होता है यानी स्किन इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट B3 जिसको हम नायासिन टर्म करेंगे, ये कॉमन नेम आपके लिए याद करना जरूरी है। कॉमन नेम एज वेल एज द डिसीज व्हिच आई एम मेंशनिंग आर द डिसीज रिलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ हमें पेलाग्रा होता है, और पेलाग्रा कहते हैं, पेलाग्रा इज अ टाइप ऑफ स्किन, एक आपके पास इन्फ्लेमेशन है, उसके साथ साथ डायरिया और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। यानी पेलाग्रा एक कंपोजिट इशू है जिसके अंदर स्किन के साथ इशू होना शुरू हो जाता है, आपके मेंटल बैलेंस के साथ इशू होना शुरू हो जाता है, और आपको डायरिया का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं B6 की। B6 को हम पायरिडॉक्सिन टर्म करते हैं। पायरिडॉक्सिन की वजह से आपके पास डर्मेटाइटिस ऑफ आईज, आंखों को लेके आंखों के अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको विटामिन B12 जिसको सियानोकोबालामीन टर्म करते हैं, यहाँ से परनीशियस एनीमिया होता है, और ये एनीमिया आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का एनीमिया। सी एनीमिया का बेसिक मतलब ये होता है कि ह्यूमन बॉडी में अगर ब्लड के पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर रिड्यूस हो जाता है, इसको हम सिंपल शब्दों में टर्म करते हैं एनीमिया। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस करने का सबसे ईजी तरीका है आरबीसी के स्ट्रक्चर को खराब कर दीजिए। तो परनीशियस एनीमिया में क्या होता है कि जो अगर अपने पास आरबीसी है, अगर आप परनीशियस एनीमिया की बात कर रहे हैं, तो इस परनीशियस एनीमिया में आरबीसी जो है, आरबीसी के स्ट्रक्चर के अंदर आपको छोटे छोटे इश्यूज मिलने शुरू हो जाते हैं। आरबीसी के मेम्ब्रेन्स इस तरीके से टूटना शुरू हो जाती है। अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन्स टूटना शुरू हो जाए तो इसकी वजह से जो आपको एनीमिया होगा वो होगा परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया यानी आरबीसी खराब होगा, आरबीसी खराब होगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, एंड फाइनली आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट हमें पढ़ना विटामिन B5, एंड B5 को पैंटोथेनिक एसिड टर्म करते हैं। ये इसकी वजह से बॉडी के अंदर फटीग एंड मसल की कॉन्ट्रैक्शंस, अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शंस यानी स्पैज्म होने की प्रॉब्लम होती है। ये पूरा का पूरा चार्ट के अंदर जो चीज आपको अंडरलाइन करी हुई है, यानी मेन चीज इसके अंदर आएंगे कॉमन नेम्स और साथ एसोसिएटेड डिसीज, आप याद कर लेंगे और आपका काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच. This is the basic introduction of this chapter, and now we'll move forward to the next lecture. Wait for it.